गया। यस, वेलकम बैक। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस लाइव क्लास में आपका नए कलेवर में फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल का। और अगर जरा भी आपके डेटा में या आप देख रहे हो कि क्वालिटी अगर वीडियो की कम आ रही हो तो उसे 360 या 480 पर कर लें, 480 पर कर लें, आपको अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। यस, फुली एंजॉय करते हुए चलिए आगे हम लोग फिर से कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं। और इसमें हमने अभी बताया था आपको कि किसी संगठन के अंतर्गत, थोड़ी सी इस पे बातें अभी अधूरी रह गई थी, कि संगठन के अंदर, संगठन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत कम्युनिकेशन 3 प्रकार के थे। एक था आंतरिक कम्युनिकेशन, एक रहा बाह्य, ठीक है, और एक है कार्मिकों के मध्य। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी कार्मिकों के मध्य है। ठीक है, लेकिन यह जो आंतरिक है वहां एक विषय वस्तु के अंतर्गत ये कार्मिक बात करेंगे, लेकिन यहां स्व संबंध के आधार पर बनता है। स्व संबंध के आधार पर कम्युनिकेशन होता है, यह इंटर रिलेशनशिप होता है, जिसमें कोई किसी का खास हो जाता है या किसी की किसी से बिगाड़ हो जाती कि नहीं भाई वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा भी होता है। तो जरा सा मैं आपके साथ लाइव जुड़ सकूं। हाँ, बिल्कुल सही है। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरपर्सनल। शाबाश, बहुत अच्छा रिति जी, आप ऐसे बीच बीच में बोलते रहिए। अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कम से कम साथ साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल हुआ, और ये होगा इंटर। इंटरपर्सनल के आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। मान लीजिए विद्यालय में कोई समस्या हुई, ठीक है, और समस्या किसी एक अमुक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई, और आपको डर है कि कहीं ये खबर जो अंदर है, कार्मिकों के बीच है, जो अभी क्या है, इंटरनल है, वह पब्लिक के बीच ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के बीच आने के बाद वह रायता या र्यूमर के रूप में फैल सकता है। ठीक, यह मिस्टर ए हैं, ओके, जिनके कारण ये आपको आशंका है कि यह चूंकि हमसे इनकी नहीं पड़ती है इसलिए ऐसा ये कर सकते। अब क्या करते हैं आप, इनको रोकने के लिए आप देखते हैं उस व्यक्ति का आप चुनाव करते हैं जिसके साथ इनकी क्या हो, घनिष्ठता, जिसके साथ इनके इंटर रिलेशनशिप अच्छे हों, और उनको आप कहते हैं कि प्लीज इनको आप बनाइए। ये कहते हैं चिंता न करो, अपना छोटा भाई है, मैं समझा लूंगा। ठीक है, इसके आधार पर ध्यान दीजिए, यहां जो आंतरिक था, इनके अपने जो अंतर संबंध पैदा हुए, उससे यह खबर थी वह एक्सटर्नल नहीं हो पाई।
अंडरस्टूड। तो हमारे जहां पर हम संगठन में कार्य करते हैं वहां हम लोगों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रति जो इंटर रिलेशनशिप पैदा हो जाते हैं वह इंटरपर्सनल स्किल के आधार पर होता है, और वह जो है उस संगठन के लिए कैसे लाभकारी हो इसका प्रयोजन बनाते हैं उस संगठन का जो मुख्य अधिकारी होगा, जो संगठन को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, उसके आधार। ठीक है। कभी कभी जरा सोचिए कि मान लीजिए किसी एक कर्मचारी के यहाँ आज उसके बच्चे का बर्थडे है या उसका खुद का जन्मदिन है। ठीक है। अब उसके जन्मदिन को उसी का ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर केक मंगा करके, केक कटवा करके मंगाया, क्या होगा बताइए? उसका उस संगठन के प्रति जिम्मेदारी, उसकी नैतिकता, उसके मूल्य अपने आप ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? और ऐसा होने के कारण अब वह अपने कार्मिकों के बीच में उसके अंदर क्या होगा? एक प्रेम भावना उत्पन्न होगी। इसलिए कहीं कोई मनमुटाव भी होगा तो वो खत्म हो जाता है। देखिए, बीच में बरेली में एक बड़ा अच्छा उपयोग किया गया था कि बरेली के कप्तान द्वारा यह आदेश दिया गया था कि प्रत्येक जो थाने हैं उस थाने में अगर किसी का जन्मदिन पड़ता है तो थानाध्यक्ष उस व्यक्ति का जन्मदिन मनाए। कितनी बड़ी सोच थी। ये स्किल का, इंटरपर्सनल स्किल का ही था। अब आप बताइए कि थानाध्यक्ष किसी भी बच्चे का या कि किसी भी सिपाही का मान लीजिए जन्मदिन पड़ता है और उसका जन्मदिन अगर वहां मनाया जाता है, थाने में मनाया जाता है, क्या होगा? उस थाने में वह जन्मदिन मनाए पर वो बड़ा ही खुद उत्साहित होगा, गौरवान्वित महसूस करेगा जब उसके लिए 25 लोगों की तालियां बजेंगी। होगा कि नहीं होगा? तो क्या वह अपनों के लिए अब कभी भी सरदर्द बन सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है। वह खुद उसके लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं, जहां हमारे लिए इतने लोग ताली बजा रहे हैं, मेरे लिए केक लाया गया, मेरे लिए समोसे लाए गए, बांटे गए, हम उनके साथ एकजुट होकर के कार्य करेंगे। अंडरस्टूड? एक तो ये। दूसरा, विद्यालय में घोषणा की गई, वह भी महानिदेशक, छोटे बच्चों में महानिदेशक विजय किरण आनंद जी द्वारा एक कम्युनिकेशन किया गया, एक आर्डर प्रेषित किया गया कि विद्यालय में अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो सप्ताह में जितने बच्चों का जन्मदिन, मान लीजिए 4 बच्चों का जन्मदिन सप्ताह में पड़ता है, तो सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन उस बच्चे का जन्मदिन सामूहिक रूप से मनाया जाए। अब बताओ, अगर बच्चे का जन्मदिन सामूहिक रूप से शनिवार को मनाया जाता है, उसके नाम के साथ लोग ताली बजाएंगे, कैंडल जलाएंगे, तो क्या होगा? वो बच्चा उत्साहित होगा और उस संगठन के प्रति, उस विद्यालय के प्रति, वही नहीं उसके गार्जियंस भी एक अच्छा वेल कम्युनिकेट होंगे और कहेंगे अरे मेरी बच्ची का जन्मदिन हुआ, बहुत अच्छे टीचर वहां है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती, कभी उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये जो अपनत्व की भावना हो जाती है, वह अपनत्व की भावना एक वेल कम्युनिकेशन को जन्म देता है, एक अच्छे संचार को जन्म देता है, एक अच्छे संभाषण को जन्म देता है। इसलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कभी कोई बाहर नहीं जाना चाहता। अंडरस्टूड? प्रत्येक जगह ऐसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन केवल इसी संगठन के बारे में, सरकारी संगठन के बारे में ही मत सोचिए आप। संगठन बन जाता है एक जाति का भी, एक कुल का भी, ऐसा भी संगठन बनता है। जैसे ब्राह्मण समाज का संगठन, ठीक है, कुर्मी समाज का संगठन, यादव समाज का संगठन, आजकल अपने जातिगत संगठन भी लोग लेकर के चल रहे हैं। क्यों? एक जगह एकत्रित होंगे, एक तरह का भाव होगा, एक तरह के रिलेशनशिप, फला फला के रिलेटिव है, ये उनके रिलेटिव है, ये ऐसे हैं। ठीक है। यह भी एक संगठन है जिसमें जब वो संगठन एक जगह एक दूसरे का परिचय करता है, एक दूसरे के बारे में बताता है, आपस में मिलते हैं, जहां ऊंच नीच जाति पात इस सब के बंधन खत्म होकर के एकाकार व्यक्ति हो जाता है, वहां उस संगठन के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, एक आपस में व्यक्तिगत लगाव हो जाता है। और यह व्यक्तिगत लगाव, जो तीसरा नंबर स्व संबंध हम बताए आपको, यह व्यक्तिगत लगाव उस संगठन के आगे कार्य करने की दर को बढ़ा देते हैं और वह संगठन अपने लॉन्ग लाइफ करता है। वह संगठन मृत प्राय हो जाता है जहां पर ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जाती है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिए,
लेकिन अपने कार्मिकों को ही कभी इकट्ठा करके आपने कोई पार्टी नहीं दी, उनके साथ कोई भी चीयर अप नहीं किया, उनके साथ कभी कोई अच्छा कम्युनिकेशन, उनके लिए कभी क्लैपिंग नहीं की, उनके लिए कभी ऐसा आपने नहीं किया कि जिससे वो भी गौरवान्वित महसूस हो, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसे भी आप एक दिन गौरव का पल रखिए, वो देखिए आपका होकर के रह जाएगा और वह उस संगठन के प्रति कभी भी उससे नेगेटिव नहीं जा सकता है, अपने संगठन की कभी बुराई नहीं करेगा। अंडरस्टूड? इसलिए हर जगह कार्मिकों के अपने एक संगठन हो जाते हैं, ठीक? तो तमाम ऐसे वेलफेयर सोसाइटीज हो जाती हैं। कहीं आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी की अपनी एक सोसाइटी होती है, वह भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जब ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो उसमें जितने भी कार्य हैं वह सुचारू ढंग से और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रत्येक कार्य होते हैं, ठीक है? उस सोसाइटी के लोगों के लिए एक नियम हो जाता है, उस नियम के अधीन सभी लोग बंधे होते हैं, इसलिए सोसाइटी के नियमों से बाहर हो जाना नहीं चाहते। आपके घर का परिवार सबसे छोटा संगठन है, ठीक है? आपके परिवार में संगठन में भी आप देखिएगा एक कोई होगा जो आर्थिक स्रोत होगा, लेकिन वो पैसा पता लगा कि पिताजी के पास गया, वहां से वो पूरे परिवार को किस प्रकार से वेल कम्युनिकेट करते हुए सबको एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है? पिताजी जब नहीं है, सबके बीच आंतरिक वो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो स्व संबंध है, यह रिलेशनशिप सबसे प्रगाढ़ होता है, सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति मान मर्यादा ये बनी रहती है, इसलिए आप सभी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और इस प्रकार से वह परिवार, संयुक्त परिवार आगे बढ़ता है, ठीक है? जहां पर मिसकम्युनिकेशन होता है वहीं वह संगठनात्मक ढांचा टूटने लगता है, वह परिवार बिखर जाता है, और परिवार बिखरने का अर्थ आप खुद समझते हैं, ठीक है? तो ये हमारे कम्युनिकेशन के एक साधन है, ठीक है? अब आगे लिखिएगा, राइट डाउन माध्यम। अभी तो हम पूरा सूचना के बारे में पढ़ते रहे, अब लिखिएगा नंबर 2 माध्यम। पिताजी का बार बार फोन आ रहा है, बात करो। लिखिएगा माध्यम, मीडियम, माध्यम या मीडियम, ठीक है? कोई बताएगा भाई माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? मीडियम्स आर हाउ मेनी टाइप? कोई बताए आप में से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, बिल्कुल सही, लिख लीजिएगा। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑडियो मीडियम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम तथा श्रव्य और दृश्य माध्यम। माध्यम 3 प्रकार के, श्रव्य माध्यम, ऑडियो मीडियम, दृश्य माध्यम, विजुअल, और तीसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडियम। विजुअल मीडियम, ठीक है? अभी कुछ देर पहले ही हम इन पर चर्चा किए थे और आपको बताए थे माध्यम के बारे में, और उसमें हमने बताया था कि श्रव्य माध्यम क्या है, ठीक है? जिसमें ऑडियो मीडियम, लिख लें, सभा, सम्मेलन, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, परामर्श,
मुलाकात, ठीक है। सभा, सम्मेलन, ठीक ना। एक चीज और है, वह है टेलीफोन वार्ता। टेलीफोन वार्ता ये भी क्या है, ऑडियो है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि टेलीफोन वार्ता आप करते हैं तो हमारी बातें ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होती हुई, ठीक है। पहले हमारी क्या है, साउंड है। साउंड लाइट के वेग से, प्रकाश के वेग से, ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए वह दूसरे तक पहुंचता है और फिर आता है। इंटरनेट के द्वारा भी हमारी वॉयस एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से को पहुंचती है और वहां से फिर फीडबैक के रूप में हम एक दूसरे से वॉयस कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। कभी कभी आप जब वीडियो कॉल करते हैं तो वह क्या है, दृश्य माध्यम। अगर लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, केवल चेहरा दिखा रहे हैं, ठीक है, मूक बने हैं आप भी और उधर वाला भी, केवल एक दूसरे में खोए हुए हैं, ये क्या है, दृश्य माध्यम। लेकिन साथ साथ आप देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, अब ये क्या हुआ, ऑडियो विजुअल माध्यम, ठीक है। तो श्रव्य माध्यम का मुख्य उदाहरण आपको बताया गया, क्या हुआ, सभा। देखिए सभा में क्या है, लोग बोलेंगे, आप सुनेंगे, बोलिए। तो ये क्या हुआ, उनके द्वारा कही गई बातों को आप सुन करके जाके कम्युनिकेट करते हैं, ये क्या हुआ, श्रव्य माध्यम में है। जो सम्मेलन होते हैं वहां भी लोग बोलते हैं, उस बोलने को ही सुनना है, वहां कोई ये नहीं मतलब है कि किसी प्रकार से कि कितना अच्छे हैं, सुंदर है, कोई मतलब नहीं। संगोष्ठी होती है, उन संगोष्ठी में भी कोई एक विचार होता है, उस विचार को कम्युनिकेट किया जाता है। साक्षात्कार, यहां भी भले ही सामने चेहरा दिख रहा है लेकिन वह क्या कहलाता है, श्रव्य माध्यम कहलाता है। आप किसी से परामर्श देते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, टेलीफोन करते हैं, या टेप है, टेप रिकॉर्डर, ये भी क्या है, श्रव्य माध्यम का ही है। दूसरा है दृश्य माध्यम, देखकर, है ना, दृश्य माध्यम। अब आप बताइए, अगर हम पूछे कोई एक आदेश दिया गया, आदेश कैसा हुआ, श्रव्य माध्यम हुआ, दृश्य माध्यम हुआ, या दृश्य श्रव्य हुआ। एक आदेश भेजा गया, वह आदेश कैसा होगा, एक किसी भी कोई आदेश आपके व्हाट्सएप पर आया, वायरल हो रहा है, वह आदेश क्या माना जाएगा, कैसा है, वह दृश्य माध्यम का होगा, विजुअल होगा, समझ गए। या व्हाट्सएप पे आप जो देखते हैं क्या है, दृश्य है। समाचार पत्र जो पढ़ रहे हैं वह क्या है, दृश्य है, ठीक है। या आप द्वारा किया गया शारीरिक इशारा, आप द्वारा किया गया शारीरिक इशारे, वो भी किस पर आते हैं, दृश्य माध्यम में। और एक चीज होता है प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखिए, जो प्रतीक, ये पूछा गया था, प्रतीक या चिन्ह, ये क्या है, ये विजुअल मीडियम। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर ऐसे निशान बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, तीव्र मोड़ है। आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पर ऐसे निशान बना हुआ है, ठीक है, क्या है, आगे रेलवे लाइन है, रेलवे क्रॉसिंग है, बोलिए। या आप सड़क पे जा रहे हैं, ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ब्रेकर है, ठीक है। या आप जा रहे हैं, ऐसे बनी हुई है, ऐसे हड्डी लिखा है 440 वोल्ट, क्या है, इलेक्ट्रिक खतरा है, देखते हैं कि नहीं। ये सब है जो दृश्य है। आप जाते हैं और पहुंच गए किसी चौराहे पर, और पहुंच करके आपकी गाड़ी रुक गई, क्यों, क्योंकि लाइट क्या है,
रेड है। जब पीली हुई गाड़ी स्टार्ट, और जब ग्रीन हुई फर्राटा भरना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि रुको, नहीं। किसी ने कहा गाड़ी स्टार्ट करो, नहीं। किसी ने कहा दौड़ना शुरू कर दो, स्लेटर ले लो, नहीं। लेकिन तीनों संक्रियाएं आपकी हो गई। ठीक क्या रहा? क्योंकि आपने किसका प्रयोग किया? दृश्य माध्यम का प्रयोग किया। और आप जानते रहे कि रेड लाइट हो गई है, सभी लोग रुके हैं, मुझे भी रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब आ गया श्रव्य दृश्य माध्यम। ठीक, श्रव्य दृश्य माध्यम के उदाहरण बताइए। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल बहुत सारे हैं जिसे आप लोगों ने ऑडियो विजुअल के रूप में देखा होगा। टेलीविजन क्या है बताइए? टेलीविजन क्या है? यस, ऑडियो विजुअल है ना? वीडियो क्या है? ऑडियो विजुअल है। फिल्म क्या है? ऑडियो विजुअल है। नाटक क्या है? ऑडियो विजुअल है। सामूहिक अभिनय क्या है? ये भी ऑडियो विजुअल है। तो ये सब चीजें हमारी ऑडियो विजुअल हो गई, जहां पर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये सभी ऑडियो विजुअल, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का होना आवश्यक। ठीक है, ये नहीं है कि केवल डांस दे रहे हैं, कन्नड़ फिल्म का गाना बज रहा है, समझ में आ नहीं आ रहा हो लेकिन नाच रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री सामने है, लेकिन वो कम्युनिकेशन का साधन आपके लिए तब नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड? अब लिखिएगा, एक सवाल आता है मिलेट का। लिखिएगा, मिलेट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन विधि की उपयोगिता। मिलेट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन विधि की उपयोगिता। कई बार ये सवाल आया, इसलिए हमने सोचा कि आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाए और आपको हम पढ़ाएं। किसके अनुसार हम कर रहे हैं? मिलेट के अनुसार। संगठनों में सम्मेलन विधि की उपयोगिता। सम्मेलन विधि की उपयोगिता। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, खूब अच्छे से इसका नोट्स तैयार करिएगा। एक सवाल जरूर आता है इसमें, कई बार, लगभग मैं 4 बार से देख रहा हूं कि इस पर एक सवाल आ रहा है। लिखिएगा, नंबर 1, समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। अभी मैं आपको समझाता हूं। समस्याओं की जानकारी। नंबर 2, निर्णय, समस्या समाधान, निकालना। निर्णय, समस्या समाधान निकालना। समस्या समाधान निकालना। नंबर 3, एकता का भाव उत्पन्न करना। एकता का भाव पैदा करना। नंबर 4, कार्मिक वर्ग के कार्य निष्पादन का
मूल्यांकन। कार्मिक वर्ग के कार्य का निष्पादन। कार्मिक वर्ग के कार्य का निष्पादन लिखते चलिएगा। नंबर 5, निर्णय निष्पादन में सहायता। निर्णय निष्पादन में सहायता। और नंबर 6, प्रशासनिक कार्मिकों को सूचना का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान। इसको थोड़ा सा अब सीरियसली पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे इसे जानने की जरूरत है। और वह इंग्लिश टू इट। गुड 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 गुड, बता रहा हूं गुड। सबसे पहला है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, समस्याओं की जानकारी। टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट द नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक, एक एक करके बेटा समझो, मैं पूरा इंग्लिश में आपको बताऊं। अबाउट टू नो या नो अबाउट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, समस्याओं के बारे में जानकारी। मैं एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से बात शुरू करता हूं। जरा सा सोचिए कि मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, बीडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, आपने उसकी एक सोसाइटी बना रखी है। ठीक है, बारिश हुई और नाली चौक हो गई, लेकिन पूरी कॉलोनी की नाली नहीं चौक हुई। कोई एक ऐसा वर्ग रहा जिधर की लाइन चौक हो गई। ठीक है, अब जो सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। बोलिए, किसी के पास साफ सफाई का कोई प्रभार दे दिया गया, किसके पास बिजली का प्रभार दे दिया गया, किसी को जो है स्वीपर वाले का, मतलब जो साफ सफाई कर रहा है उसका प्रभार दे दिया गया कि उसको मॉनिटर करना आपका काम है। कॉलोनी के अंदर जो गार्ड की व्यवस्था है वह एक अन्य व्यक्ति को दे दी गई, गार्ड प्रभारी बना दिया गया कि गार्ड को पैसा लेना है, पैसा देना है, गार्ड संबंधी जितनी समस्याएं वो फला देखेंगे, ऐसे बना दिया गया। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं बनाया गया था कि जिसमें यह हो कि नाली चौक होने की समस्या का निवारण करने वाला। ठीक, क्योंकि यह कभी समस्या थी नहीं। यह समस्या उत्पन्न हुई, क्यों हुई? बारिश के कारण हुई। अत्यधिक जल प्रवाह हुआ और उसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई एक मेन होल कहीं से खुला रह गया, जिससे कूड़ा वगैरह पहुंचा। और इस मद में भी कोई ऐसा पैसा नहीं आया था कि जिसमें यह बताया जाए कि अगर नाली चौक होगी तो यहां से ये बन जाएगा। लेकिन एक वर्ग जो है जब कलेक्शन के लिए गया तो एक वर्ग ने या सीधे शिकायत की, हम इस महीने पैसा नहीं देंगे, है ना, और तब तक नहीं देंगे जब तक इस हमारा कार्य संपूर्ण न। अब क्या होगा? जो लोग पदाधिकारी होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें उस समस्या के बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, समस्याओं की जानकारी। जैसे उन्होंने सम्मेलन बुलाया, लोगों को बुलाया, बुला करके सबसे पहले वो क्या किए? समस्याओं की जानकारी प्राप्त किए। दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू डिनाई टू पे योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए 1000 रुपए की दी गई मंथली, आप उसको नहीं चुकाना चाहते, वो समस्या बताए। ठीक है, अब क्या आ गया उसमें? फिर है
कि जो समस्या है वो लोग बताएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे। ये व्यक्तिगत भी हो सकती है, ये समस्या सामूहिक भी हो सकती है। ठीक है, इस समस्या के बारे में डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन में कोई उस निर्णय क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा जिससे कि उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि यहां माना जाएगा कि कोई ऐसी समस्या ही नहीं है कि जिसका कोई न कोई समाधान ना हो। अब नाली चौक की है तो हम इसको साफ करवाएंगे। ठीक है, अगर दिक्कत होगी और सामान्य स्वीपर की सहायता से अगर नाली साफ नहीं होती है तो अंत में हम किसको बुलाएंगे, उस कार्मिक वर्ग के ये जो है सूचना, उसको किसको हम देते हैं, प्रशासनिक कार्मिकों की सूचना का आदान प्रदान के आधार पर हम वीडियो को सूचना देते हैं कि भाई आप द्वारा बनाई गई कॉलोनी है, हमने वीडियो के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है, इसलिए आपका काम है कि आप मशीन एक भेजिए जिससे कि यह पूरी सफाई मशीन द्वारा हो सके। ठीक है, यह जो निर्णय लिए जाते हैं, इसमें जो भी समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय में कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े बुजुर्ग जो उसमें सहायता भी करते हैं, जिनके पास कोई पद नहीं है उस कानूनी का, फिर भी वह उस निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और वह कार्मिक वर्ग उस कार्य का क्या करता है, निष्पादन करता है। यह जब कार्य का निष्पादन हो जाता है तो जो सम्मेलन हुआ उसका जो मूल भाव है वह निकल करके आता है, और वह मूल भाव क्या है कि उन लोगों के बीच एकता पैदा होती है। जो कॉलोनी के लोग हैं उनको यह एहसास होता है कि अगर इस नाली की सफाई, इतनी बड़ी नाली की सफाई मुझे अकेले करानी होती, मैं नहीं कर पाता। मेरी समस्या केवल इस रो की है, लेकिन सभी लोग चल करके आए, पूरी कॉलोनी एकजुट हुई और सभी लोगों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान निकाला। लोग कॉलोनी के बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनके बीच में क्या हुआ, एक एकता का भाव पैदा हुआ, आपस में सामंजस्य बैठा, एक निर्णय हुआ और उस समस्या का समाधान हो गया। ये तो एक छोटी सी यूनिट की हमने बात की। अब बात आइए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट कंसीडर आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे संगठनात्मक ढांचे हैं, प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचा भी है। आप इफ्को फैक्ट्री देखे होंगे, उसका भी अपना एक संगठनात्मक ढांचा है। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर इफ्को फैक्ट्री है तो देखे होंगे ना कि उसके अंदर बारात घर भी होता है। जो अपने एम्प्लॉय में अगर किसी की शादी है तो उसको वह प्रोवाइड बहुत जल्दी करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह इफ्को एक अपना सबको क्या करता है, परिवार मानकर चलता है, जो लोग भी वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे। इफ्को अपने अगल बगल के कुछ ऐसे गांव होते हैं जिनको गोद लेता है और उनके लिए भी हमेशा वो सहायता प्रदान करता है, जिसके पब्लिक के बीच में भी उसके प्रति सकारात्मक धारणा हो। ठीक है, ऐसे ही किसी संगठन में रहते हुए जहां पर आप एम्प्लॉय होंगे, वहां पर ऐसी कोई समस्या, अगर कोई मनमुटाव उत्पन्न होता है तो वहां भी आपस में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। एक छोटा सा सम्मेलन का मतलब नहीं बहुत बड़ा है, वहां भी बुलाया जाता है और उसके लिए यही सब प्रोसेस किए जाते हैं। अथवा बहुत बड़ा संगठन रेलवे का है, रेलवे में आप देखेंगे कोई नॉर्दर्न रेलवे यूनियन है, कोई नॉर्थ ईस्ट रेलवे यूनियन है, या पूरे रेलवे का यूनियन है राष्ट्रीय स्तर। ये भी अपने बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है आपस में एकता बनाए रखना, और जब वो यूनाइट होते हैं तो उस यूनाइट होने के आधार पर उन्हें समस्या की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, भिन्न भिन्न मंडलों में जो समस्या है उनकी जानकारी उन्हें मिलती है, उनके प्रतिनिधि उनको जानकारी देते हैं, ज्ञापन के माध्यम से बता करके जैसे भी हो वह सूचनाओं को देते हैं। उस संबंधी समस्या समाधान निकाला जाता है, कार्मिकों के कार्य का निष्पादन किया जाता है, निर्णय निष्पादन में सहायता करने वाले लोग आगे आते हैं और उस प्रशासनिक कार्मिकों को, जैसे मान लीजिए सरकार को, वह संगठन अपनी मांग पत्र के आधार पर मांग प्रस्तुत करता है और सरकार तद अनुरूप उनका कितना बड़ा संगठनात्मक ढांचा है उस ढांचे के आधार पर निर्णय लेता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। समझ गए? तो जो संगठन हुआ वह परिवार से होता हुआ कहां है,
सर्वव्यापी पूरे राष्ट्र का हो सकता है, पूरे विश्व का एक संगठन है, जैसे आप यूएन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या है? एक संगठन है जो भिन्न भिन्न देशों की समस्याओं को अपने यहाँ अपने मंच पर वह लोग जाकर के बताते हैं, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की जो भी है समस्या, मानवाधिकार की समस्या हो, वह उस यूएन के मंच पर जो है वह आपके प्रतिनिधि वहां उजागर करते हैं और वह पूरे विश्व की समस्याओं को सुनते हैं और अपने अंदर एकता की भाव पैदा करने के लिए वह वहां पर निर्णय लिए जाते हैं। समझ गए? तो यह संगठनात्मक ढांचा का एक उदाहरण है। ठीक, विभिन्न संगठन अपनी मांगों को मनाने के लिए आप देखते हैं आंदोलन करते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, कभी कभी अगर नहीं मानते तो लोग हिंसा पर उतर जाते हैं। ठीक है, केवल इसलिए कि ताकि सरकार का ध्यान उनके आंदोलन की ओर आए। ठीक है, तो सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को करवाने के लिए संगठन क्या करता है? भिन्न प्रकार के माध्यम अपनाता है और उन माध्यमों के आधार पर वह अपने विचारों को, अपने मांगों को सरकार की तरफ या उस संगठन की मुखिया की तरफ उसे अग्रसर करता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है, उस प्लेटफॉर्म के आधार पर अपनी मांगों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है जो उस समस्या का मूलतः समाधान कर सकता है। ठीक है, एक वो था त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति सतयुगे। त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति सतयुगे। ठीक है, इस मतलब त्रेता में किसकी है? मंत्र शक्ति है। ज्ञान की शक्ति कहां आई? सतयुगे। द्वापरे युद्ध शक्ति, द्वापर में जिसके अंदर जितना बड़ा संगठन युद्ध का वो रहा, वो बलशाली रहा और उसने स्थापित किया, उसने सत्ता चलाई। और संगठनम शक्ति कलयुगी, और कलयुग में किसकी है? जितना बड़ा जिसका संगठन होगा उतना वो बलशाली होगा। अंडरस्टूड? इसलिए लोग अपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जिससे कि लोगों के बीच में, सत्ता के बीच में वो अपनी धनक स्थापित कर सके और अपने को रिप्रेजेंट कर सके। ये है संगठन। ठीक है, और संगठन तभी होगा जब उसका कोई मुखिया होगा, उसके तमाम पदाधिकारी होंगे और जो अपनी बातों को, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतिम स्तर तक पहुंचते हैं, वो संगठन चल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स के भी अपने संगठन होते हैं। आईएएस का अपना एक संगठन होता है, आईपीएस संवर्ग का अपना एक संगठन होता है, आईआरएस संवर्ग का अपना एक संगठन होता है। ठीक है, तो तमाम ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने अपने संगठन, कर्मचारियों के भी संगठन होते हैं। वो है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे होते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन आपका उस हिसाब से देखता है, कार्य करता है, आपकी समस्याओं का समाधान कराने का भरसक प्रयास करता है। ठीक है, तो मेरे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। बताइएगा, लेफ्ट साइड से लाइट ज्यादा आ रही है, हमें आप सुनिए। अभी लाइट की कोई विशेष बात नहीं हुई, अभी तो हम आपको गेट नहीं खुला है। दिक्कत यह है कि मैं आपको बताया कि मैं इस आपको लेकर के आया और यहाँ भी लाइट आ रही है और जा रही है, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था की गई है कि जिससे सनलाइट आए और हम पढ़ा सकें। अंडरस्टूड? मैं पसीने से तरबतर होते हुए आपके लिए कार्य कर रहा हूं कि आप में वेल कम्युनिकेशन हो सके। अंडरस्टूड? हाँ, नोट्स अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, जहां मैं लिखूंगा वहां पर आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि संगठनों में मिलेट की ये जो सम्मेलन विधि की उपयोगिता क्या है, ये आप समझ चुके हैं। अब हेडिंग डालिए, संचार प्रक्रिया के प्रतिमान। इसमें कुछ मॉडल हैं, उन मॉडल को जानना होगा। ठीक है, लिख लें संचार प्रक्रिया के प्रतिमान।
आपको हमने आज जो लोगों ने नंबर दिया था उन लोगों को हमने एक लिंक भेजा है, यूपीएससी का लिंक भेजा है। काफ़ी लोगों को हमने, जो लोग भी हमें मैसेज किए थे, उस लिंक के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उस लिंक को आप मॉनिटर करते रहिएगा, वहाँ से आपका काम काफ़ी होगा। लिखेगा इसमें नंबर 1 शैनन एवं बीवर मॉडल, शैनन एवं बीवर मॉडल। नाइनटीन 49 शैनन एवं बीवर मॉडल। अब बताइएगा, कुछ आपके लाइट्स के प्रभाव पड़े होंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अब अच्छा दिख रहा होगा। शैनन एवं बीवर मॉडल, कुछ अंतर आया? शैनन एवं बीवर मॉडल 1949 में दिया गया। लिखेगा इसे टेलीफोन मॉडल के रूप में जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज टेलीफोन मॉडल। टेलीफोन मॉडल लिखिएगा, जरा सा पहले लिख लें फिर मैं आपको समझा रहा हूं। लिखिए इसमें शोर को नॉइज, इसमें शोर को एक बड़ी समस्या माना जाता है। हियर नॉइज इज ए बिग प्रॉब्लम। इसमें शोर को एक बड़ी समस्या माना जाता है। देखें, संप्रेषक है, ट्रांसमीटर, सिग्नल, संकेतक, प्राप्तकर्ता और फिर क्या आया, फीडबैक। बना लें। ठीक है, ये संप्रेषण का हुआ। ठीक है, ये रिसीवर हो गया आपका यहां तक, यहां से। देखिए आप, जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो संकेतक है ना, ये जो बीच में जो आप जिसे कहते हैं इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए आप जैसे गांव में किसी को फोन कर रहे हैं, ठीक है, टेलीफोन कर रहे हैं, कभी कभी आप नहीं देखते हैं सरसराहट की आवाज आती है। आप कहते हैं नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुकिए काट के हम मिलाते हैं। पहले होता था वैसा, वो है। या आप टेलीफोन छोड़िए, आप अपने मोबाइल का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत शोर हो रहा है। आप एक कान में उंगली डाल के कहते हाँ हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ बताइएगा, आवाज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि शोर हो रहा है, वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। या पता लगा कि आप मिला रहे हैं और गांव में जियो का सिग्नल नहीं मिल रहा है,
उन्होंने जो सिम लगाई है जियो की है या एयरटेल, कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसका सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक, क्या है, फोन बार बार कट जाता है या उधर से आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये क्या है, ये जो संकेतक है उसमें वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो यह जो इसमें यह एक बड़ी समस्या है, क्या, शोर का, खरखराहट उत्पन्न हो जाना, ठीक है, या शोर के कारण न सुना देना, सिग्नल का डाउन होना, ये सब इस मॉडल में क्या है, इनके ड्रॉबैक्स है। ओके, तो ये पहला रहा कौन, शैनन एंड बीवर मॉडल। पूछा जाता है शैनन और बीवर मॉडल कब दिया गया, 1949 में दिया गया। इस मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, टेलीफोन मॉडल के नाम से जाना जाता है। शैनन एवं बीवर मॉडल की मुख्य समस्या क्या है, नॉइज है, शोर है। ठीक है, शोर किस कारण होता है, संकेतक के कारण होता है, ओके, जो बाधा उत्पन्न करता है। हो गया। अब लिखिएगा नंबर दो सीई ऑसगुड मॉडल, सीई ऑसगुड मॉडल, सीई ऑसगुड, GUD है, ऑसगुड मॉडल, सीई ऑसगुड मॉडल, 1954 कब दिया गया, 1954, 1954 में। सर मेरे पर लिंक नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सीई ऑसगुड मॉडल 1954 लिखेगा, संचार एक सतत प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें संप्रेषण तथा सूचना प्राप्तकर्ता, संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण में बदल जाते हैं, दोनों एक क्षण में आपस में बदल जाते हैं, दोनों एक क्षण में आपस में बदल जाते हैं। देखिए ये 5 साल का भले अंतर आया लेकिन दोनों लगभग समान है। देखिए अभी ये 1954 है जहां टेलीफोन ही चल रहा था, अभी यहां मोबाइल नहीं था। ठीक है, जब ये मॉडल दिए गए तो टेलीफोन ही चल रहा था, उस समय आपके मोबाइल नहीं थे, इसलिए टेलीफोन मॉडल में ही समझिए। पहले आप प्रेषक हैं, आप बोल रहे हैं हेलो, दूसरा उधर से रिसीवर उठाए, पहले आपने नंबर मिलाया, ट्रिंग 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 बजा, उधर उठाया, उधर उठा के पहले उधर से बोलेंगे ना हेलो, हाँ इधर से हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, हाँ मैं बरेली से डीएन मिश्रा बोल रहा हूँ, अच्छा 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 भाई साहब बताइए क्या हाल चाल है ना। अब आप देखिए जब पहली बार इधर से बोला गया तो ये प्रेषक रहा, उधर जिसने कहा हाँ भाई साहब वो क्या रहा, प्राप्त करता रहा। अब इधर से फिर पूछ रहे क्या हाल चाल है, तुरंत देखिए बदल गया, अब रिसीवर ये हो गए क्योंकि उन्होंने उनकी बात को सुना, तब ये आपस में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं। ये क्या हुआ, यह जो संप्रेषण हुआ जिसमें एक संप्रेषक था दूसरा प्राप्त करता था, अगले क्षण में बदल गया, प्राप्त करता संप्रेषक हो गया और संप्रेषक क्या हो गया, प्राप्त करता हो गया। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, बिना रुकावट किए आप दोनों लोगों में एक दूसरे से बातचीत हो रही है। आमने सामने होने वाला वार्तालाप भी ऐसा ही है। ठीक है, आप दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और बताओ क्या हाल चाल है, भाई साहब एकदम सही है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, सही चल रही है। एक बार आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जब वो बोल रहा है तो आप तक आ रहा है, आप बोल रहे हैं उस तक जा रहा है। इस प्रकार का जो एक कम्युनिकेशन हुआ, ये किसका मॉडल है, सीई ऑसगुड मॉडल है, दैट इज गिवन इन 1954
इसमें कहते हैं एक ही क्षण में संप्रेषक और प्राप्तकर्ता आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई अपना नंबर दिया है ऐड करिए। कभी वो बोलता है वो सुनता है, कभी वो बोलता है अगला सुनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े आप। ठीक है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, उधर से आप बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। समझ गए? दूसरा लिखिएगा लीगन मॉडल, नहीं पहले वो उनका लिख लीजिए वेस्ले का। तीसरा लिखिएगा वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल, वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल। वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल। वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल। ठीक है, इसमें जानते हैं दो चीजें आती हैं, नया शब्द आता है इसमें, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, लिखिएगा, पहले लिख लीजिए। इसमें व्याख्याता संदेश भेजता है और दूसरा प्राप्तकर्ता इसे डिकोड करता है ना। पहला है इनकोडर, क्या है यहां संदेश है, और यहां दूसरा क्या बैठा है डिकोडर। ठीक है, यहां शब्द क्या आ गए इनकोडर और डिकोडर। लिखिए इनकोडर एंड डिकोडर। व्याख्याता संदेश दिया, प्राप्त करता। अब देखिए फिर यही बदलेगा। अब क्या होगा, ये इसका रिप्लाई देगा। जब इसका ये रिप्लाई करेगा कि ये इनकोडर हो जाएगा। यहां फिर क्या हुआ, मैसेज आया और इसको ये क्या कर देगा, अब डिकोडर हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं पहले तार भेजे जाते थे। ठीक है, संक्षिप्त में लिख करके तार भेजा जाता था। ठीक है, मदर सिक कम सून, इतने तार पढ़ते हुए ही उधर अगला बंदा समझ जाता था, चल देता था। ठीक है, अगर नहीं आ पाता है तो वो भी तार भेजता था। अब पहले क्या था, जो इधर भेजा वह इनकोडर था, माध्यम तार का था, उधर पहुंचा उधर डिकोड। लग रहा है मम्मी तबीयत ज्यादा खराब है यार, जाना होगा। ठीक है, लेकिन उसने उस गंभीरता को नहीं समझा, उधर से भेजा आई विल सेंड मनी सून, उसे लगा कि पैसे की कमी है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे लोग संदेश भेजते थे। कभी कभी पहले एक और तरह से इनकोडर और डिकोडर होता था। लोग मनी ऑर्डर भेजते थे, पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर करते थे। ठीक है, वो मनी ऑर्डर के साथ एक संदेश भी होता था, नीचे लिखा जाता था, कुछ लाइनों के लिए स्पेस दिया जाता था। तो उस स्पेस पर जो पैसे के बारे में या जो कुछ भी लिखा जाता था वह संदेश भी वहां आता था, वह भी डिकोड होता था। इनकोडर और डिकोडर के माध्यम वहां भी चलता था। समझ गए? तो ऐसे ही है, तमाम जासूसी के कार्यों में इनकोडर और डिकोडर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां से इनकोड करके भेजा जाता है मैसेज, दूसरा उधर जाता है तो उसे डिकोड करता है, फिर उधर डिकोड वाला इनकोड करके भेजता है, इधर होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। अंडरस्टूड? आप लोगों द्वारा दिए गए मैसेज, वो गॉट दैट। सर इस बार तो फिर पेपर के समय लॉकडाउन तो नहीं लगेगा? यार आप लोग, मैं पढ़ा के आ रहा हूं, आप लोग बात क्या कर रहे हो? दैट्स नॉट गुड। सर मेक इन मॉडल, अच्छा ठीक, ओ गॉट दैट, इंग्लिश में भी टर्न, थैंक्स आशा जी, गुड। ठीक है, वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल, ये लिख लीजिएगा, ईयर है तो 1962। अगला लिखिएगा लीगन मॉडल। लीगन मॉडल, लीगन मॉडल
इसका ईयर नहीं पता, ध्यान रखिएगा। जिनके पूछे जाते हैं उनका हम बता दिए। लीगल मर्डर, लिखेगा इसमें लीगल मर्डर में 6 मुख्य तत्व हैं। इसके पूछे जाते हैं कौन सा तत्व नहीं है। लीगल मर्डर में 6 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1, कौन? वही संप्रेषक, सेंडर। दूसरा इनकोडर, मीडियम, डिकोडर, रिसीवर, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, समझ। 1 2 3 4 5 6, बस इतने जानने की जरूरत है। इसके कितने तत्व हैं? 6। अब लिखिएगा विल्बर श्रम मॉडल। विल्बर श्रम मॉडल, विल्बर श्रम मॉडल लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना गया। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक को अनिवार्य तत्व माना गया है। दे आर इसेंशियल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड फीडबैक को क्या माना गया? इसेंशियल एलिमेंट माना गया, अनिवार्य तत्व माना गया। इसमें अगर बनाना हो तो बना लें। इसमें भी है सेंडर, संप्रेषणकर्ता, फिर है संदेश, माध्यम, विवेचना, डिस्क्रिप्शन, प्राप्तकर्ता, रिसीवर और अंत में है फीडबैक। प्रतिक्रिया 1 2 3 4 5 6 यहां भी है। संप्रेषणकर्ता, सेंडर, क्या भेजा? संदेश। माध्यम का प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का, जिसमें उसकी विवेचना हुई, डिस्क्रिप्शन हुआ, रिसीवर हुआ और उसके आधार पर उसका फीडबैक हुआ। फीडबैक सबसे अनिवार्य तत्व माना गया है। अब लिखिएगा लॉसवेल मॉडल। एराल्ड डी लॉसवेल, एराल्ड डी लॉसवेल
मॉडल 1948 में दिया गया। लिखिए, इसे संचार का शाब्दिक मॉडल कहा जाता है। दिस इज नोन एज वर्बल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसे संचार का शाब्दिक मॉडल कहा गया। दिस इज वर्बल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें लिखिएगा क्या क्या है। इसमें लिखिएगा नंबर 1 स्रोत, पहला है स्रोत, फिर है इनकोड, इनकोड, इसके बाद है संकेत, फिर क्या होगा, ये डिकोड होगा, फिर है गंतव्य पर पहुंचना, ठीक है, जहां रिसीव हो। यहां गंतव्य पर पहुंचने के बाद क्या काम आएगा, अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये हमारे एक्सपीरियंस क्षेत्र हैं, दे आर एक्सपीरियंस फील्ड। अपनी एक्सपीरियंस फील्ड को एक से दूसरे तक, गंतव्य तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे आप देखो, इस समय इसका बल्कि उपयोग किया गया, मॉडल तो दिया गया 1948 में, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग इस समय कोरोना काल में किया गया। आप लोग देखिए कि विभिन्न प्रकार के वेबिनार आयोजित हुए, सेमिनार छोड़िए, क्या इस्तेमाल हुए, वेबिनार हुए। विभिन्न प्रकार से आप लोगों की जूम मीटिंग की गई, ऑनलाइन मीटिंग की गई। ये सब क्या थे, अब आपके अनुभव एक जगह रहते हुए पूरे देश में फैल रहे थे। हम YouTube के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे अनुभव कहां तक पहुंच रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, ये इसी मॉडल के कारण पहुंच रहे हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सपीरियंस है, वह एक्सपीरियंस जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सहायता से आप तक पहुंच रहा है। ये मॉडल भले ही इतने देर में, मतलब इतने पहले दिया गया, लेकिन इसकी प्रतिपुष्टि फिर आज आपको मिल रहा है। ओके, अब लिखिएगा, इसमें प्रश्न के माध्यम से, इन दिस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, इसमें प्रश्न के माध्यम से, इन दिस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न के माध्यम से, जैसे कौन कहता है, हु सेज, कौन कहता है, कामा, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, कामा, किस माध्यम से, बाय विच मीडियम, बाय विच मीडियम, किस माध्यम से। अगला, किसे कहा जाता है, होम वी से, किसे कहा जाता है। और अंतिम, क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट। इन प्रश्नों के माध्यम से संचार किया जाता है, ठीक है। कौन, क्या,
यहां जाके कैसे नहीं आता है, कौन, क्या, किस माध्यम, किसे, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। आप कभी ये नहीं कर सकते क्यों, हाउ, व्हाई, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हेडिंग डालिए संचार की बाधाएं। संचार की बाधाएं, जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगी, जो उनको प्रभावित करेंगी। वो कौन कौन सी है, कोई बताए। सबसे बड़ी संचार में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो बाधा आती है, वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, भाषा की समस्या। लिख लीजिए, नंबर 1 भाषा संबंधी समस्या, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। नंबर 1 भाषा संबंधी समस्या, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं अगर वो दूसरा उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है तो बाधा उत्पन्न हो गई, है ना। दोनों का एक दूसरे की भाषा में पारंगत होना आवश्यक है। नंबर 2 तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली, ध्यान रखिएगा, तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली, टेक्निकल एंड लोकल वोकैबुलरी। तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली, लोकल वोकैबुलरी। जानते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। टेक्निकल, कभी कभी ऐसे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग आप खुद कम्युनिकेशन में पाएंगे, हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी होगी कि आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये क्या होना क्या चाह रहा है। ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, शब्दावली इतनी जटिल हो जाती है। एक बार शब्द आया था चक्षुश्रवा, अब खोजते रहो चक्षुश्रवा क्या है। ठीक है, तो वहां पर आई साइट दिखा था तो बड़ा अच्छा से इंग्लिश में समझ में आ गया था। ठीक है, अब जो स्थानीय शब्दावली है, जैसे आप देखते होंगे कि हर जगह पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्वांचल, पूर्वांचल में पुत्र वधू को पतोहू कहा जाता है। अब आपने विकल्प आया और विकल्प में आपने देखा शब्द लगा है पतोहू, अब तो आपको समझ में नहीं आता यार ये पतोहू क्या है। क्या हुआ, पुत्र वधू है। लोकल लैंग्वेज के कारण आपको दिक्कत हुई। लोकल लैंग्वेज जैसे आप देखते होंगे कि आपके जहां भी होंगे आप, कोई न कोई ऐसी लोकल भाषा बोलती जाती होगी जो हमारी सामान्य भाषा से विरत होती है। ठीक है, जैसे वो आप जाइए, जितना आप पूरब में होते जाएंगे उतना भाषा में सॉफ्टनेस आएगी। जैसे अवधी आएगी आपको, अयोध्या फैजाबाद में लेकर के, उससे आप आगे जाइए भोजपुरी भाषा आएगी। ठीक है, और आगे जाइए मैथिली भाषा आएगी। आप वहीं पर बलिया में जाइए, जो और बिहार का जो बलिया के साथ छूटा हुआ हिस्सा होगा, वहां पर इतनी अच्छी भोजपुरी और इतनी मर्यादित रूप में वह भाषा होती है कि यहाँ बरेली का कोई चला जा समझ में नहीं आया कि ये लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं। पता लगा कि बात लग रहा है बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक गोली चल गई। क्यों? आपको वहां की वह जो स्थानीय शब्दावली है वह समझ में नहीं आई। वहां बोल रहा है क्या, रवा इतनी गोली मारब ना कि पीतल बेच के लोग धनी, पड़ोसी धनी हो जाइए। देखिए आप, ये क्या रहा, भाषा का परिवर्तन, लोकल भाषा है। क्या कहा, रवा इतनी गोली मारब ना कि पड़ोसी पीतल बेच के धनी हो जाइए। बात किसकी हो रही है, मारपीट की हो रही है, गोली चलाने की बात हो रही है।
लेकिन इतने प्यार से बोलेगा कि आपको लगेगा बड़ी प्यार की बात हो रही है। अब पता लगा राइफल निकल गई, है ना। ये क्या है? ये भाषा आपकी वहां की स्थानीय भाषा है, ठीक है। इधर बरेली में कुछ ऐसी भाषा बोलती है जैसे कि दो लोग बात कर रहे हो लेकिन बीच में तीसरा बोल दे, ठीक है। तो जिस शब्दावली का आप लोग प्रयोग करते हैं, बीच में आपने ये कर दिया ना, वह शब्दावली अगर आपने पूर्वांचल में बोल दिया तो पिट जाएंगे, क्योंकि वहां पर वह सेक्सुअल एब्यूज है, ठीक है। तो कोई चीजें ऐसी होती है, जैसे आप यहां किसी बच्चे को बोलते तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत बदमाश को आपने बोला बहुत बदमाशी कर रही हो तुम, अच्छा नहीं होगा। लेकिन बरेली के ही कुछ क्षेत्रों में अगर आप लड़कियों को ऐसे बोल देते हैं कि तुम बहुत बदमाशी कर रही हो, तो वहां वो कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, चरित्र के साथ जोड़ा जाता है। अब क्या हो गया गलत? यहां तो क्या है, अरे भाई शरारती, बदमाश, ये क्या है? हम बच्चों के नटखट स्वभाव के कारण बोल देते हैं, लेकिन वहां पर उस भाषा को चरित्र के साथ जोड़ लिया जाता है, तो वहां वो भाषा गलत होगी। वहां के लोकल में आप पिट जाएंगे, हमारी बिटिया को आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डिफरेंस होता है। आप चले जाइए यहां उत्तर प्रदेश के ही एकदम पश्चिमांचल में जाइए, हापुड़ होते हुए आप आगे निकलिए, आप देखिए आपको तेरे को शुरू करेंगे, तू कहां से आ रहा है, उठ, बहुत बैठ लिया, ठीक है। तेरे को, मेरे को, तू कह करके जो इस्तेमाल होता है, वहां आपका कलेजा फट जाएगा, अरे यार सम्मान दिया। वहां तू बहुत प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो कम्युनिकेशन कैसा रहा? आपको शिष्टाचार में वो नहीं लगा, इसलिए वहां कम्युनिकेशन गैप हुआ और आपको वह आहत कर गया। तो यह भी बाधा उत्पन्न करता है, क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ इमोशनली नहीं जुड़ पाए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम आपको हमेशा आप बोलते हैं, देखिए हम जल्दी तुम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, यह हमारी भाषा की अपनी गरिमा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे पश्चिम हो जाएंगे, तुम जो है वह आम भाषा हो जाएंगे। आप हरियाणा में जाएंगे तो तू आम भाषा हो जाएगी, थोड़ा और शार्ट हो गया, ठीक है। आप पूर्वांचल में पढ़ेंगे तो वहां बच्चा, इलाहाबाद में पढ़ेंगे तो वहां, प्रयागराज में पढ़ेंगे तो बच्चा बोलेगा सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है। यहां कहेगा सर एक बार और बता दो, सर एक बार और बता दो आदेशात्मक हो गया, सर एक बार और बता दीजिए क्या हो गया? प्रार्थनीय हो गया, निवेदन का स्वरूप हो गया, दोनों में अंतर हो गया। अब यहाँ की लोकल भाषा में ये बात नहीं होती है, मान लीजिए, तो यहाँ वह शब्दावली यथेष्ट है, लेकिन वहां के लिए वह शब्दावली गलत होगी, ठीक है। तो यह भाषा में एक अंतर देखने को मिलता है, यह लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। वह क्या है? तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली के कारण है। अंडरस्टूड? आगे नेक्स्ट, अब आता है तीसरा, वह है व्याख्या एवं बोध की सार, इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, देखिए इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शंस क्या है, इसको भी खूब अच्छे से समझिए। समझना ज्यादा मैं लिख कम रहा हूं, एक एक केवल टॉपिक को खूब अच्छे से अपने मन के अंदर बैठा लीजिए। व्याख्या एवं बोध का सारांश, ठीक है। जैसे कोई भी घटना हुई, ठीक है, आप उसका कितना अच्छा या कितना बुरा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, ठीक है। हर जगह कोई भी जो कहा जाता है, एक चीजें होती हैं कथन और दूसरा होता है निष्कर्ष। कथन सकारात्मक है, लेकिन निष्कर्ष निकालने वाले सकारात्मक निष्कर्ष भी निकालेंगे और नकारात्मक निष्कर्ष भी निकालेंगे। मतलब लोगों द्वारा आपकी कथन की कैसी व्याख्या की गई, यह डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, ठीक है। एक व्यक्ति के पिता की डेथ हुई,
जरा सोचिएगा, एक व्यक्ति के पिता की डेथ हुई, उसका मित्र पहुंचा, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, उसका मित्र पहुंचा और कहा, मित्र बहुत बड़ा लॉस हुआ, सॉरी हम तो नहीं आपके साथ चल पा रहे हैं, लेकिन यार ये 10,000 रुपए पकड़ो, पिताजी के जो कार्य प्रयोजन करना मुझे भी बहुत वो मानते थे, ये 10,000 रुपए उनके उस क्रियाकर्म में खर्च कर देना, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे भी बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, सोचिए आपका मन कितना पवित्र था और कितना अच्छा सोच करके आपने अपने मित्र की सहायता ही नहीं की, आपने उनके पिता के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। ठीक है, आप देख चले आए, आपका मित्र भी चला गया। ठीक है, लेकिन वहां जो लोग थे उन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया, यार देखो बड़ा पैसे वाला बनता है, अरे वो अपने पिता का क्या क्रियाकर्म नहीं कर पाएंगे क्या कि उनको पैसा पकड़ा के चला गया, ये तो गलत किया। क्या हुआ, वहां के लोगों द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन क्या रहा, वह खलनायकी वाला हो गया। आपके अंदर भाव नहीं था, आपके मित्र के अंदर वह भाव नहीं आया, लेकिन लोगों द्वारा जो व्याख्या की गई वो क्या रही, रॉन्ग वे में की गई। इसलिए क्या कम्युनिकेशन जिस तरफ जाना चाहिए था हुआ नहीं, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो गई। किसके द्वारा उत्पन्न की गई, लोगों द्वारा उत्पन्न की गई। उसका जो सार निकालना था, जो तथ्य निकालना था, वह तथ्य को गलत रूप से तर्कसंगत रूप में ले गए। ठीक है, एक पिता का अपने पुत्र को डांट कर कहना, हमेशा घूमते रहते हो, ठीक है, हमेशा घूमते रहते हो, कभी घर के कार्य भी निपटा दिया करो। क्यों ऐसा कहा, इसलिए ऐसा कहा ताकि आप जो पुत्र है वह सुधर जाए। ठीक है, लेकिन बेटे ने कम्युनिकेशन का गलत अर्थ निकाला और कहा ठीक है अब आप कोई काम, अब मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, घर के अंदर ही रहूंगा, घर का सारा काम आप ही करिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो घूमता हूं ना। क्या हुआ, एक बाधा उत्पन्न हो गई, पिता पुत्र के बीच बातचीत बंद हो गई, हुआ ना। ये क्या हुआ, ये उस कम्युनिकेशन में जो पिताजी कहना चाहते थे वह पुत्र नहीं समझा, और जो वो पुत्र को समझाना चाहते थे उस भाषा को पुत्र ने नहीं समझा, और दोनों अब चूंकि पुत्र भी बड़ा हो चुका है, इसलिए पिता और पुत्र के बीच में यह क्या हुआ, एक मिसकम्युनिकेशन। समझ गए, तो यह क्या हुआ, एक बाधा उत्पन्न हो गई, कम्युनिकेशन। समझ गए, टॉपिक हमारा आज का अंतिम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है इच्छा का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैं बताया लाइट नहीं है, इसका हमें खेद है, हो सकता है आपको बोर्ड बहुत अच्छा दिखाई न दे रहा हो, इसलिए आप लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, वह है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इच्छा का अभाव। आप बोल तो रहे हैं लेकिन दूसरे की इच्छा इस समय सुनने की नहीं है, वह आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, और आप चाहते हुए भी उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या है, इससे भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न। ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह बच्चे के उठाइए और 5 प्रवचन दीजिए, सुबह उठना चाहिए, नहीं उठोगे, सूर्योदय के बाद उठोगे, तुम्हें दिक्कत होगी। बच्चा अपना हाँ पापा, हाँ हाँ ये काम कर देना, हाँ हाँ आप जाइए मैं कर दूंगा, पता लगा वो पूरा सुना ही नहीं। जब आप आए लौट कर पूछे, हाँ भाई बिजली का बिल कहे थे भरे, हाँ कब कहे थे, अरे सुबह सुबह तुम्हें कह के नहीं गए थे, अरे पापा हम तो नहीं ध्यान दिए, आप कब कहे, हमें बिजली के बिल के बारे में तो नहीं कहे। क्यों, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया क्योंकि यू हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट एट दैट टाइम, यू आर इन लेजी स्ट्रीम, आप आलस्य में थे, यू आर इन स्लीपिंग मोड, आप सोने के मूड में थे, इसलिए उस समय लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हुई और आपने अमुक कार्य को नहीं। अंडरस्टूड। इसके बाद आता है माध्यम एवं क्रिया की समस्या। जिस माध्यम का हम प्रयोग किए
हम आपको मोबाइल पर बोल करके हम बता रहे हैं, लेकिन आप तक, जैसे इस समय यहाँ लाइट की प्रॉब्लम क्या हुई, आपके इस कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर रही है कि नहीं? अगर मुझे ये पहले से पता होता कि नहीं इतनी लंबी लाइट जा सकती है, तो मैं कहीं दूसरे स्थान का चयन किया होता। बोलिए। लेकिन फ्रॉम देखा जाए तो लगभग 11 बजे के बाद लाइट आई ही नहीं। हमने ये नहीं सोचा था कि इतने देर बाद हमारा इन्वर्टर भी गायब हो जाएगा, कभी सोचा ही नहीं था। नहीं तो हम पंखा नहीं चलाते, हम अन्य इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं करते। तो यह होने के कारण भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न हुई। हो रहा है कम्युनिकेशन, फिर भी कम्युनिकेशन में क्या है, बाधा है। ठीक है। और कभी कभी क्या है, आकार और दूरी। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन का ये बहुत बड़ा अंतर बता रहा है। जब हम और आप आमने सामने हों तो ज्ञान की अनवरत गंगा बहती है, जिसमें दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। विद्यार्थी अध्यापक में समा जाता है और अध्यापक विद्यार्थी में समा जाता है। वहां असली समझ में आता है कि अध्यापक क्या चाहता है अपने बच्चों से, और बच्चों के चेहरे को देख करके अध्यापक में यह आ जाता है कि हमारा बच्चा समझ रहा है या हमको समझ नहीं पा रहा है। यहां तो हम इतने दूर खड़े हैं, आप उतने दूर से पढ़ रहे हैं ना। आप तो मेरा चेहरा देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे के, आपके ललाट को नहीं देखा। और हम अगर आपके जो व्यूज आ रहे, जो चैट आ रही, अगर हमने उसको नहीं पढ़ा तो हम आपके भावनाओं को नहीं पढ़ पाए, और हम यहां से नहीं जान पाए कि द कम्युनिकेशन बिटवीन अस आर गोइंग इन करेक्ट वे, आर करेक्ट डायरेक्शन, आर इन करेक्ट डायरेक्शन, इन ए ट्रू डायरेक्शन आर रॉन्ग डायरेक्शन। कि हमारे और आपके बीच में जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यह कम्युनिकेशन सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। जब ऑफलाइन एजुकेशन होता है, दोनों आमने सामने होते हैं, तो उस समय जो कम्युनिकेशन होता है, दोनों एक दूसरे को परखते हैं, समझते हैं, और वहां दृश्य श्रव्य दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं। बड़े आराम से हम कम्युनिकेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों ने किया। हाँ बिल्कुल, अगली क्लास में हम लोग पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस, जो डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनके पढ़ेंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, वह हम अपने अंतिम क्लास जो हम लेंगे अब आगे, जो भी क्लास हमारी होगी, दैट विल बी माय लास्ट क्लास ऑफ सीसेट। उस लास्ट क्लास में हम फिर से आपके साथ ऐसे ही मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।